आज इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी घटक दलों के पदाधिकारियों, उनके संगठन के नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और संगठन के नेताओं की बैठक थी। एक दूसरे का आभार प्रकट करने, एक दूसरे की बधाई स्वीकार करने और धन्यवाद देने। आज हम सब ने मिल करके इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट किया है। आप जीत गए दूसरी बार लगातार और ऐसी चर्चा है कि आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया 3 से 4 दशक बाद। और इसमें अब क्या गाजीपुर के लिए क्या है? मैं तो पहले भी कहा हूँ, अब भी कहा हूँ, पूरे गाजीपुर की जनता को आपने सजग कर दिया था मीडिया के भाइयों ने कि अफजाल अंसारी विकास करते नहीं है, न कभी किया है, न कुछ, कहीं एक पत्थर दिखा नहीं सकते। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक पत्थर दिखा देगा कोई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बड़े बड़े महान नेताओं ने। अब बहरहाल आगे क्या है, 2 कंडीशन थी, सरकार बनने की कंडीशन और दूसरा एक विपक्ष के सांसद की भूमिका। जो भी मेरे पास संसाधन, देखिए आप सीधी सी बात, बस सीधे इस पे मत आइए कि एक दिन में कोई चमत्कार कर देगा। चमत्कार 10 साल में मोदी नहीं कर सके। चमत्कार 10 साल, 7.5 साल हो रहा है, योगी नहीं कर सके। समस्याओं का समाधान, यही तो अपेक्षा होती है। क्या कर सके? जो था उसको भी बर्बाद कर दिया। हमने कम से कम इतनी गारंटी देंगे कि जो है उसे बर्बाद नहीं करूँगा। उसे उपलब्धि, अभी 194 किलोमीटर सड़क मेरी, जो इस 1 साल में मुझे जो विवाद में ले लिया गया था, जिसके चलते वो स्वीकृत होने के बाद भी न टेंडर हो सका न काम शुरू हो चुका। ये 194 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द उससे मैं शुरू कर दूँ। आप नहीं नोटिस लेते, या लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यही सवाल का सबसे बड़ा मुद्दा होता था। अफजाल ने क्या किया? अफजाल ने गंगा पे पुल को एक दिखा करके, कितनी बार ये सवाल करोगे? अफजाल गाजीपुर के गरीबों की मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर 24 घंटा खड़ा। अफजाल अपने सीमित संसाधन के माध्यम से बिना 1 पैसा कमीशन खाए जो कुछ विकास हो सकता है, छोटे छोटे गांवों में, अंधेरी बस्तियों में सोलर लाइट लगवाया, हाई लाइट लगवाया, हमने हैंड पाइप के साधन दिए हैं। जब भारत सरकार ने 5 वर्ष हो गया, एक भी गांव में एक हैंड पंप के लिए बजट नहीं दिया, तब सांसद निधि के बजट से गाजीपुर में 350 हैंड पंप इस दौरान जब बंद हो गया है, मैंने लगवाने का काम किया। ये काम नहीं दिखाई देगा, बड़े लोगों को बड़ा काम दिखाई देता है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के, उसके हित को, उसके कल्याण को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गांवों में आरसीसी रोड बनवाया है, नालियां बनवाई हैं, बड़े बड़े 14-14 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई की पक्की सड़क बनवाया है। बेहयाई है अफजाल ने काम क्या किया? अब क्या हम किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइन बनी, ये 1900 में नहीं बनी, 1800 में बनी है। जब अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश हुकूमत ने बना दी। रंग रोगन चूनाकली करा देना विकास नहीं है। 4 लाख करोड़ रुपए के बीएसएनएल को मिट्टी में मिला देना ये विकास नहीं है। ये सवाल तो है, जो साधन है जितना है उसमें 1 पैसे का कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, खुली किताब की तरह से। बीएसएनएल पे कुछ आवाज उठाएंगे? हमें मिले बीएसएनएल के कर्मचारी, मैं 1 दिन के लिए दिल्ली में गया था, उन्होंने कहा सर आप लोग नए जीत के आए। हम ही नहीं, हर संसद सदस्यों से मिल रहे थे और कह रहे सर आप लोग जीत के आए हैं, आप कहिए सरकार से कि फिर कुछ पैसा लगा दे और बीएसएनएल को बचा ले। कैसे बचेगा भाई? कितनी बड़ी गद्दारी है। जो सरकार की चीज़ है, सरकार की संपत्ति है, उसको तरजीह नहीं दी गई एक प्राइवेट संस्था को बुलंदी देने के लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इस कहानी को तो अब 240 पे सिमट गया मामला।
अगर सत्ता से लोग बाहर होते तो देखते क्या असर होता। एक सवाल उठता है सांसद जी कि आप लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो अब विकास के लिए आपको नई चीजें नहीं खोजना, आप गाजीपुर की बदहाली से आप वाकिफ हैं, तो जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, क्या उसके ऊपर देखिए कोई परियोजनाएं रुकी जो हैं वो प्राथमिकता पर पूरी की जाएं और अधूरा मत कहिया कीजिए। बड़ी गलतफहमियां फैलती है। ये सिर्फ गाजीपुर के लोग आपका समाचार नहीं देखते। आप दूसरी बार सांसद हैं, मैं तीसरी बार सांसद हूं। आप किस पैमाने से दूसरी बार कहते हैं? मैं 14वीं लोकसभा में था, 17वीं लोकसभा में था, अब 18वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर की जनता ने चुना है। मुझे गाजीपुर की सारी जमीनी हकीकत मालूम है। गाजीपुर का इतिहास, भूगोल हमसे ज़्यादा कौन जानता है? इसी मिट्टी में पला, पैदा हुआ और इसी मिट्टी में आज मेरी कर्मभूमि भी है। तो यहाँ की कौन सी समस्या नहीं जानता है? अब वो समस्याएं, उस समस्या का मैं क्या करूं? हमीद सेतु बनाया नहीं मोदी सरकार ने, लेकिन हमीद सेतु उसका वॉशर खराब हो गया मोदी सरकार में। अब हम इस समस्या क्या करें? उसका गुजरात से आएगा ठेकेदार उसका वॉशर लगाने, उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं है, इसका गुजरात से आएगा ठेकेदार। ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? कहाँ है तो बता दीजिए। बनारस में जो ओवर ब्रिज बन रहा था, ओवर ब्रिज का जो गिर गया उसका पिलर, आज की डेट में मैं चुनौती से कहता हूं देश की मीडिया को, बता दो कौन ठेकेदार था? ठेकेदार ही नहीं उत्तर गुजरात से आएगा, उसका नाम भी किसी को पता नहीं होगा। बनारस में हादसे में मरे लोग, एफआईआर हुई और सालों बीत गए, आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि उस पिलर को, उस रोड को, उस ओवर ब्रिज को बनाने वाला ठेकेदार कौन था। अजीब अजीब विचित्र घटनाएं, इसके बारे में क्या कहा? आजकल सांसद जी एक राजनीतिक सवाल आपसे, आप ही के गाजी चर्चा में है कि आप ही असली गुरु घंटाल है गाजीपुर के। आपने अपने साथियों को सिखा पढ़ा के भेज दिया, मुझसे पूछ ले गए। उन्होंने कुछ सवाल किया, मैंने भी जवाब दिया। मैंने तथ्यों पर आधारित अपना जवाब दिया है। अब उसको आप तोड़ के, मरोड़ के, घुमा के पब्लिक को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, हमसे भी एक्सप्लेन काल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या गुनाह हो गया। मैंने सिर्फ यही तो कहा, मोदी का करिश्मा फेल हो गया। मोदी का करिश्मा फेल साबित है जब आप कहते हो कि मोदी बनारस में लड़ते हैं तो उनकी लहर पूरे पूर्वांचल को हिला देती है, बिहार से लेकर बंगाल तक पहुंच जाती है। मैंने यही तो सवाल खड़ा किया कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। 10 लाख का सपना था, 1.5 लाख में सिमट जाना पड़ा। बगल की सीट सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज की हार गए, चंदौली की हार गए, जौनपुर मछली शहर हार गए, गाजीपुर हार गए। दायरा मत बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइएगा तो लालगंज हार गए, आजमगढ़ हार गए, घोसी हार गए, सलेमपुर हार गए, बलिया हार गए, गाजीपुर सफाया हो गया। अब मिर्ज़ापुर को आप ये बताइए कि मिर्ज़ापुर की अनपुरिया पटेल मोदी की कृपा से जीती है कि मोदी अनपुरिया की कृपा से जीते हैं? ये दोनों एक दूसरे की कृपा से जीत लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों की कृपा के ऊपर भी एक बड़ी कृपा थी, वो थी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कृपा। उसने बनारस में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। अब हम सवाल करेंगे तो आप बिदक जाएंगे। मोदी जीत नहीं पाते क्योंकि बहुत सी ऐसी शक्तियां थीं जिनका राजनीति में और वहां की धरती पर कुछ वर्चस्व है। कितने हैं? कई हजार प्रधान हैं बनारस में, और उन प्रधानों का, उन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, उन जिला पंचायत के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करता है जिसने मोदी की सीट पर मोदी की पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। वो हराया, चिल्लाता रह गया हारने वाला, अरे मेरे साथ बाहुबल धनबल, हाय हाय हाय, लेकिन वो हार गया बेचारा। और जो जीतने वाला है वो मैदान में आ गया मंच पर मोदी को जिताने के लिए। आप कृपा करके बता दो, क्या मोदी जी ने उससे कहा था मेरे लिए वोट मांग दो? हमें तो ऐसी खबर नहीं है। हमें जो खबर है वो ये है कि योगी जी ने उनसे कहा जिताओ, जिताना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जिसकी समझ रहे हैं, हम ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं।
हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तमाम वो अदृश्य शक्तियां मंच पर आकर के वोट मांगने लगी। मोदी का वोट ब्रजेश को मांगना पड़ा ना। अब कह दीजिए कि मोदी वो योगी की वजह से नहीं मांगा था, वो मोदी जी ने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट कर लिया था कि हमारे लिए वोट मांग लो। हम मान लेंगे आपकी बात। वोट मांगा, जिला अध्यक्ष जिले का बनारस का उनके मंच पे था, वोट मांगा। किसके कहने से मांगा? बीजेपी का मेंबर नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव जीता है, वोट मांगा। ऐसे तमाम लोग जब सक्रिय हुए, किसकी वजह से सक्रिय हुए? अगर योगी की शक्ति न लगी होती तो क्या फर्रुखाबाद भाजपा जीत पाती? अगर योगी की शक्ति पूरा, जो मैंने कहा खूंटा गाड़ के, वो शक्ति का प्रयोग न हुआ था तो अलीगढ़ का रिजल्ट ये आता, फतेहपुर का ये रिजल्ट आता। उन्होंने सब इस्तेमाल कर दिया अपना, साम दाम दंड भेद और सत्ता की सारी मशीनरी इस्तेमाल की। 1400 लोगों को लाल कार्ड गाजीपुर में दिया गया। ताली बजाते वक्त लोग अगल बगल देखते थे कि फोटो तो नहीं खींची जा रही। सभाओं में मेरी 500 के लगभग सभाएं किया है, छोटी मोटी। उन सभाओं में देखा है भय और आतंक। जो कहा जाता था कि मोदी के जलवे पे सब सीट निकल जाएगी। मोदी गाजीपुर नहीं आए थे, बताइए। मोदी गाजीपुर में भी आए, मोदी घोसी नहीं गए थे, मऊ भी गए थे, मोदी बलिया नहीं गए थे, अमित शाह रोड शो नहीं किए। परिणाम नहीं बदल सके। योगी का पोस्टर हटाया गया गाजीपुर में, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? अगर योगी पोस्टर से गायब हुआ, अब कोई उसका चमत्कार हुआ, तो आपकी निगाहों ने देखा, आप मत कहिए, हमारी निगाहों ने देखा तो मैं कहूंगा योगी के लिए हमदर्दी अंदर सब कुछ। अब हमदर्दी कैसे हो सकती है? परेशान लोग यही हैं कि क्या योगी से दोस्ती हो गई, या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा, या इसके पीछे कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कहा जा रहा मोदी का करिश्मा फेल और योगी का वो सारे साम दाम दंड भेद का और सत्ता का और अपनी मेहनत और परिश्रम और ललकार का। गोरखपुर जीत लिया ना, हमारी कैंडिडेट बीमार थी, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटलाइज है, डिस्चार्ज होके बड़ी मुश्किल से वो आई है वोट मांगने। इसका लाभ ले लिया, जीत गए गोरखपुर। आप देवरिया जीत लिया ना, देवरिया बनारस के बगल में है, बोलिए। तो अपने अगल बगल की सीटों को निकाल लेने में वो सफल है। अब मोदी जी अपने अगल बगल की सीटों में निकले हैं, लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी ने नहीं कहा था ब्रजेश सिंह से कि हमारी नैया पार कर दो। ये योगी जी ने कहा था कि किसी भी तरह से मोदी जी की नैया पार होनी चाहिए, ना कट जाएगी, तब मोदी जी थे। अब समझ जाइए, अब समझ जाइए। अफजाल अंसारी योगी आदित्यनाथ का नाम लिए हैं अपने मुंह से, तो क्या इससे मोदी जी को चिढ़ाने की बात समझा जाए? अब आप समझिए, आप चिढ़ाने की बात समझिए या जो कुछ करने का, अगर कोई सच बात कह दी जाए, अच्छा हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं। अगर हम ये कह दें कि नहीं मोदी के करिश्मे से जीत हुई है, तो 400 का नारा मोदी ने दिया था सदन में, लोकसभा में मौजूद था, पीछे घूम के कहे अब की बार, तो समझ में नहीं किए सांसद कि क्या कह रहे हैं, चुप था मुद्दा। कहे अब की बार, तो लोगों ने कहा 400 पार, फिर कहे अब की बार, तब और जोर से कहा लोगों ने 400 पार। अब 300 सीट तो हार गए, 400 पार जीत रहे थे। 240 ही तो है, 543 में 240 है, बाकी आपके काबू की तो नहीं है। जिस तरह से अब्दुल भाई सरकार बनी है गठबंधन की, इसका भविष्य क्या देखते हैं? इसका भविष्य हम यही देखते हैं कि पहले कहा गया 13 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ऑफिशियल नहीं, अंदर खाने से। फिर बताया गया नहीं नहीं, हम लोगों ने टिकट बुक करा लिया। जब तक फिर कहा गया नहीं नहीं 18 तारीख से होगा। हम कहा चलो अच्छा है, 17 को बकरीद गुजर जाएगी, 18 को चलेंगे। 18 का बुकिंग हो गई। अब कहा गया 24 तारीख को होगा। कुछ तो अंदर गड़बड़ है, आप नहीं देख पा रहे हो। बोलो किसके खातिर की सीट मांगे हम? माने मुजफ्फरनगर को। मुजफ्फरनगर में कौन हारा है? कौन हारा है? संजीव बालियान
किसका है बोलिए। वो जीतता तो श्रेय होता कि नहीं होता कि मोदी जी की कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री। तो संजू बालियान अपने हार का ठिकरा भी तो अपने ही दल पे फोड़ा। किस पे फोड़ा? सोम पे फोड़ा। और सोम किसकी गोद का है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, और कहीं पावर का संतुलन कुछ और होगा। यूपी में पावर का संतुलन मोदी का बिगड़ चुका है, पूरी टीम का बिगड़ चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं योगी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ बचा है ना उसने भरम बनाने के लिए जैसे भी हो, जो भी गेम किया उस गेम से उसने इस चीज़ को बचाया। वो किसी सीट को नहीं चाहता था कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग चाहते थे। गाजीपुर की सीट पर टिकट किसका था? योगी का था। बोलिए, संघ का था। सिन्हा जी का टिकट था, और सिन्हा जी को बर्दाश्त किसका है? मोदी जी का बर्दाश्त है, अमित शाह का बर्दाश्त है। इसीलिए तो योगी की तस्वीर हटाई गई। योगी की तस्वीर हटा करके हम जीत लेंगे। और कहा था आपसे कि देखिए हम अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ेंगे। पिछला 1,20,000 का था, इस बार 1,25,000 का। 19 में बसपा के साथ सर आपने चुनाव लड़ा। हाँ, इस बिना बार अकेले लड़े थे। अगर बसपा आपके साथ होती तो क्या? अब समझ लीजिए क्या होता, और आगे यही होगा, आगे यही होना है। आप देख ही रहे हो, अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल से आप तो पूरे चुनाव पूछते रह गए, आप बसपा छोड़ते क्यों नहीं? हम आपसे कहते रह गए, आप बसपा से हमसे को निकलवाते क्यों नहीं? बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती, और हम बसपा को भी और बसपा नेतृत्व को भी हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। विधानसभा में साथ रहने की उम्मीद है? हम पूरी उम्मीद करेंगे। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है। नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और नहीं तो वैसे ही पिछली बार बिना स्वीकार किए 403 में 1 सीट पे है, बिना स्वीकार किए 80 सीट में 0 सीट पे है। तो ये तो जिन बस्तियों में गाजीपुर में वोट पड़ा आपसे छुपा है। सबसे शुरू में सबसे सटीक आकलन पत्रकार वीनू सिंह का था, जिन्होंने कहा था कि अगर दलित समाज का वोट अफजाल अंसारी के खाते की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो रिजल्ट दूसरा होगा, और नहीं तो बसपा के अलग होने के बाद वोटों की ताकत तो कमज़ोर हुई। मैं उसी दिन अपने लिए मंत्र समझ लिया कि हमको इस वोट को सहेजना है, और सहेजा, ठीक से सहेजा। हम तो सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं, और विकल्प खुला रखते हैं, कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल जाए और उस ज्ञान की रोशनी में मुझे मार्ग मिल जाए। और आप देख लीजिएगा, पता करिएगा, मैंने कुछ बस्तियों में तो 80%, 75% वोट ले लिया, कहीं 25%, 30%, 40% भी रहा। ऑन दी होल गणना करेंगे तो आधे से कम नहीं है, लगभग। अफजल भाई, अब्बास अंसारी आए थे 3 दिन की पेरोल, क्या कार्यक्रम रहा? शॉर्ट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को पेरोल दिया था 3 दिन की। उसके पीछे की कहानी ये है कि जब उनके पिता मुख्तार अंसारी साहब का जिस तरह की परिस्थितियों में निधन हुआ, और उसके बाद अब्बास अंसारी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई कि हमें अपने पिता की मिट्टी में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन शायद छुट्टी थी और शायद रात में 11 बजे सुनने के लिए कहा गया, लेकिन 11 बजे रात में फिर सुनवाई नहीं हो पाई, और मिट्टी तो उसी दिन होती है, हो गई वो ख़त्म हो गया समय। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर आग्रह किया गया कि हम मिट्टी में नहीं शामिल हो सके, हम उनके फातिहे में तो शामिल हो जाएं। तो मानवता को दरकिनार करके हमारे
प्रशासनिक मशीनरी के लोगों ने 3 दिन का पेरोल था, 1 दिन तो घर जाने दिया, जेल में ही रखा और घर जाने दिया। ऑर्डर में ये था कि उनको कासगंज से लाया जाए, उनके घर पहुंचाया जाए और घर में अपने पर उसमें भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम जेल में कराया जाए और फिर नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे उनको उनके परिजनों से मिलने दिया जाए। इन लोगों ने पहले लाके जेल में डाल दिया और फिर यहाँ की जेल से निकाल के ले गए और वहाँ जहाँ सब कुछ किया, कैसे किया छोड़िए, वापस लाके फिर जेल में। जहाँ महिलाएं हैं, पर्दा करने वाली भी महिलाएं हैं, उस घरों में भी घुस गए। भाई ताकत है, सत्ता है, व्यवस्था है। दूसरे दिन कह दिए लोग आएंगे नहीं, जिसको मिलना वहाँ जाए, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर घर में महिलाएं रो रही थी कि वो आज के बाद चले जाएंगे। कुछ लोग आके घर से, परिवार के लोग, उनका बच्चा या उनकी पत्नी या मिल के चले गए। लेकिन ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका के रूप में दाखिल कर दी गई कि आदेश आपका है, इसकी मंशा आप क्या समझ सकते हैं। इसकी व्याख्या जो गाजीपुर के प्रशासन ने की है, उसने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। वो अवमानना याचिका भी लंबित है, कोर्ट उस पर गंभीर है और उसने कहा कि ये गलत अपनी तरह से समझा गया है इस आदेश को। तो इस बार तीसरी बार आदेश किया तो ठीक से लिख दिया, और जब ठीक से लिख दिया तो वो यहाँ आए जेल और फिर उनको समय से ले जाते थे, मिल के चले आते थे। अब इसमें क्या अहंकार भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट कह दे छोड़ दे। अब आज ही एक आदेश गया है, आप पढ़ लीजिए। आज ही एक आदेश गया है कि इस केस के अलावा और कोई मुकदमा ना हो तो आज ही रिहा कर दो। हालांकि और मुकदमा है, वो तो रिहा नहीं होंगे, लेकिन उनका ड्राइवर जो बंद है वो आज ही रिहा हो जाएगा। हम अभी दिखा देते हैं आपको। तो वहाँ जेल वाला कांड है उसमें जिसमें गैंगस्टर लगाया गया था, मिलने गई थी। हाँ, वो गैंगस्टर ही पूरा ध्वस्त कर दिया। का गलत मुकदमा नहीं चलेगा, जमानत नहीं करानी है उसमें, खत्म कर दिया मुकदमा ही, डिस्चार्ज खत्म कोर्ट ने, और परवाना भेज दिया, छोड़ देना। जो मुकदमे हैं, हम लोगों की प्रयास है, चूंकि इस वक्त जून का महीना है, अदालतें बंद हैं, जुलाई में खुलेंगी। अब्बास के 2 मामले अब मैच्योर हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए जमानत के। एक तो यही जो वहाँ मुकदमा कायम हुआ था चित्रकूट में, जहाँ अब्बास जेल में थे, पत्नी गई थी मिलने, पत्नी की जमानत हो गई, ड्राइवर की जमानत हो गई, सारे उस मुकदमे के मुलजिमों की जमानत हो गई। एक अब्बास की जमानत, चूँकि अब्बास पहले से ही जेल में था, सबसे पहले इसकी जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन इनको ये कह के खारिज किया गया कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको तो कानून का अक्षरशः पालन करना चाहिए था। इन्होंने कानून का पालन करने में कहीं ना कहीं अनदेखी की है, इसलिए इन्हें बेल नहीं दिया था। 11 मैटर सुप्रीम कोर्ट, 11 मैटर सुप्रीम, पूरी उम्मीद है, 101% उम्मीद है, मेरिट पर है, मेरिट पर उम्मीद हमारी है। और देश में रूल ऑफ लॉ है, तो कानून कहता है जमानत मिलनी चाहिए। जेल में रखना कोई मतलब ही नहीं है। वो सम्मानित विधायक है, वो सम्मानित विधायक है, आप उसको जेल में रख करके उसके क्षेत्र की 5 लाख जनता जिसने उसको चुन के भेजा है, ये तो एक नफरत है। मुख्तार ने अंतिम बार अपना पर्चा नहीं भरा, बेटे को भरवा दिया, और बेटा लड़ गया, बेटा भी जीत गया। आप अपने नफरत का सर पटकते रहो, तुम्हारा सर फूट जाएगा, लेकिन कानून का चौखट नहीं फूटेगा। पटकते रहो सर। एक सवाल है सर कि नीट परीक्षा जो हुआ है, बड़ी धांधली हुई है बच्चों की, बड़ी बवाल है इसको लेकर, बड़ा बवाल है। अरे भाई बवाल, इतनी तैयारी बच्चों ने किया है, इतनी तैयारी किया है, रात का रात, दिन का दिन एक कर दिया, और मतलब उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दे रहे हैं ये लोग। और देखिए, सरकार की जुड़े हुए, उनके गोद में बैठे हुए ऐसे तत्व हैं ना कि सारी चीज़ें ये शुद्ध हो ही नहीं सकती।
पिछला जो पुलिस वाला पर्चा खारिज हुआ, कभी आपने नहीं छापा कि ये पर्चा छपने गुजरात गया था। हमीद सेठू का भाषण गुजरात से लगेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का पर्चा गुजरात में छपेगा। ये गुजराती मॉडल देश को नर्क बना देगा, एक दिन नर्क बना देगा। आम जनता में बेचैनी है, वक्त का इंतजार करिए। आधा कार्यकाल उत्तर प्रदेश का बीत चुका है, आधे उस कार्यकाल की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन ये सिद्ध हो चुका है कि आज अल्पमत में है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपकी क्या मांग है नीट वाली परीक्षा में? नीट वाली परीक्षा में इन लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में अगर इसकी जांच कराई जाए तो हो सकता है, लेकिन जांच के बाद जांच बैठ जाना और कोई परिणाम भी ना आए और कोई दोषी को सजा भी ना दे। जो ओवरब्रिज गिर गया बनारस में, जांच तो बैठ गई, आज तक ये भी पता नहीं लगा कि ठेकेदार कहाँ का है। ऐसी जांच से क्या मतलब? ये लोग सबको सेट करके तब उस, आप बताइए, आपको पता है एक अयोध्या में भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहाँ एयरपोर्ट फंक्शन में आया, कितनी एयरलाइंसों ने वहाँ सेवा शुरू की, कहाँ कहाँ से फ्लाइट आने लगी और कितना बड़ा भौकाल बनाया गया। आज आपको पता है कि अधिकांश सेवाएं बंद कर दी। आपको पता है पैसेंजर ही नहीं है। क्यों भाई? ड्रामा भौकाल का। अब क्या हुआ? हमारे एक मित्र बता रहे थे कि भैया इतना पैसा खपा दिया यहाँ पर लोगों ने, जो गुजरात के व्यापारियों ने, अरबों अरबों रुपया। हम कहा तो उजड़ जाएंगे। कहा कुछ नहीं उजड़ेंगे, सारा बैंक के माध्यम से फाइनेंस करा दिया गया है। उजड़ेगा बैंक। अब बैंक कहाँ उजड़ेगा? उजड़ेगी देश की जनता। जनता का पैसा बैंक में और बैंक का पैसा गुजराती ठगों के पास। अब वो गुजराती ठग लगा दिए कि यही साल में अरबपति, अगले साल खरबपति, और धूल चाट गए। अब एक दिन चले जाओ ना यार, हम गाड़ी दे दे रहे हैं, अयोध्या का नज़ारा देख के आ जाओ। जो कल्पना थी 5 लाख प्रतिदिन दर्शनार्थी आएंगे, देख के आओ ना। कहाँ है? उस सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते? 3300 हिंदू परिवार के मकान तोड़े गए अयोध्या में, 31 मंदिर तोड़ी गई, 90 लाख की दुकान खरीदा था पिछले साल। एक हिंदू व्यापारी जायसवाल ने 90 लाख की एक दुकान खरीदा, 80,000 मुआवजा मिला है, 90 लाख की दुकान तोड़ दी गई। भंगी हो गए लोग, दानो दानो मोहताज हो गए। 7 मस्जिदें तोड़ी गई, 9 मज़ारें तोड़ दी गई, 2200 हिंदू परिवार के लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। जो गरीब फुटपाथ पे आ गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए, कितनों ने अपनी जान गंवा दी। ये उनका पाप था। ये बनारस में भी यही हुआ है। बनारस में जिस तरह से चौड़ीकरण और सुंदरीकरण और कॉरिडोर बना करके और दुकानों का आवंटन, माल का आवंटन गुजरातियों के नाम से, बनारस की जनता को स्वीकार नहीं है। मैंने दावा किया था पहले भी, मेरा आज भी दावा है, बनारस लड़ने नहीं आएंगे मोदी। मोदी ने नया नारा भी दे दिया और मोदी को नया स्थान भी मिल गया। अब जाएंगे गुजरात, वहाँ उड़ीसा पुरी से, उड़ीसा पुरी से लड़ेंगे। अब वहाँ जाएंगे तो कहेंगे भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है, क्योंकि यहाँ इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार यहाँ शिव शंकर ने बुला लिया है उनको, भूपेश बघेल को, कि अगर मोदी आए तो तुम आना अगले चुनाव में। अफजाल भाई, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं और अखिलेश जी ने आज इस्तीफा दे दिया और वो दिल्ली की ओर रुख कर आप दिए। कैसे अरे भैया, माननीय अखिलेश जी दिल्ली का रुख कर दिए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश उनका दिल है, उत्तर प्रदेश उनका शरीर है। उत्तर प्रदेश से कहाँ 1 मिनट के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहाँ।
हाँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आज समाजवादी पार्टी भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है, राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उस ताकत को संचालन करना है, सही तरीके से उसका संसद में इस्तेमाल करना है, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2027 किसका है? एक से एक है 2027 किसका है? योगी का? हम लोग ये चाहेंगे कि ये लोग सत्ता से बेदखल हो जाए। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुलाम बना के जीने पे मजबूर करने की कोशिश की, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कानून की मशीनरीज को पंगु बना दिया, आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। हमसे ये काम सरकार चाहती है, हमको ये काम करना है, ये कानून में है नहीं है, हम रूल का उल्लंघन करेंगे कोई बात नहीं। हमारा मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं अधिकारी, और वो मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। उनका दिल भी अंदर से बेचैन है कि बहुत कुछ गलत हो रहा। लेकिन ऐसी सत्ता जो अपने अधिकारियों से, अपनी मशीनरी से, अपने हैंड्स से और देश की प्रदेश की जनता से ऐसे व्यवहार कर रही है, तो ऐसी सत्ता, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें सत्ता से हटाना है। कश्मीर के पंडितों को बचाने की बात कही ज़्यादा बीजेपी ने कितना बताया? अब कश्मीर पे आइए तो इस समय नया नया ताज़ा जो चल रहा उसी विषय पे आइए। कश्मीर के पंडितों के साथ धोखा हुआ है, और अभी जो हमले हो रहे हैं, अब महामहिम एलजी साहब गाजीपुर टहल रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। यहाँ की जनता तो उनको खारिज कर चुकी है। कितनी देर तक मीडिया भाइयों के सहारे वो यहाँ विकास पुरुष बने रहेंगे? खारिज खारिज खारिज। वो सोना छू देंगे तो पीतल हो जाएगा, पीतल। और अफजाल अंसारी मट्टी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। गाजीपुर की जनता ने साबित कर दिया।